नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पूरा विश्व आज कोरोना वायरस की चपेट में है। भारत में भी हालात गंभीर होते जा रहे हैं। जहां एक तरफ इसका इलाज कोई दिखाई नहीं दे रहा, वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था का संकट भी गहरा होता जा रहा है। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हेड इंटरनेशनल कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से श्री संजीव कुमार वासनी जी। सर, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। नमस्कार। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, जो कोरोना की स्थिति है भारत में, वो कब तक ऐसे रहने वाली है और कैसे इससे निपटा जाए? देखिए, हमारी स्थिति काफी भयावह है। आज की तारीख में करीब हमारे पास 2.5 लाख से ज्यादा मरीज रजिस्टर्ड हो चुके हैं और रोजाना करीब आज की तारीख में 10-12 हजार मरीज नए रोज आ रहे हैं। थोड़ा सा संतोष है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा संतोष है कि हमारे जो मरीजों की संख्या है वो क्या कहते हैं, काफी अच्छी मात्रा में 45 से 50% तक हम उनको घर वापस भेज पा रहे हैं ठीक करके। और हमारा जो मृत्यु दर है वो भी दुनिया में सबसे कम है, लगभग 3% से नीचे है। तो लेकिन चिंता का विषय ये है कि रोजाना नए मरीज का बड़ी संख्या में आना। जी। और इस समय जो हमारी स्थिति है कि हम दुनिया में अगर हम रोजाना नए मरीजों की बात करें तो हम तीसरे नंबर पे हैं। हमसे ज्यादा मरीज सिर्फ अमेरिका और हाँ, ब्राजील में आ रहे हैं। जी। तो ये स्थिति काफी भयावह है, काफी संकटप्रद है। सर, साइंस और टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट जो है, वो इसके लिए क्या नई पहल लेके आ रहा है? क्या कुछ आपकी रिसर्च बेस पे आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है सर, इस कोरोना बीमारी को लेकर? इसमें हमारे पास दो तरह की कोशिशें हो रही हैं। एक तो ये है कि कोरोना से जुड़ी हुई जानकारी को समझने के लिए कि कैसे माहौल में ये पनपता है, कैसे माहौल में ये खत्म हो सकता है और कैसे इसकी बढ़ोतरी होती है। तो जो मूल विज्ञान है उसकी तरफ हमारा ध्यान है कि हम उसको समझें, सोचें। दूसरा है कि हम इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो भारत में भी, जैसे दुनिया में दूसरी जगह भी चल रहा है, हम तरह तरह से प्रयोग कर रहे हैं ताकि कुछ नई दवाएं मार्केट में आ सकें। दवा के मार्केट में आने का काफी समय लगता है, क्योंकि सबसे पहले दवाई बनाई जाती है, उसके बाद में उसका हम एनिमल ट्रायल करते हैं। एनिमल ट्रायल सक्सेसफुल होने के बाद में हम वॉलंटियर्स के ऊपर ट्रायल करते हैं। तो वॉलंटियर्स ऐसे होते हैं जो इस रोग से ग्रसित होते हैं और जो ये हमें अनुमति देते हैं कि हम उनके शरीर पर ट्रायल ले सकते हैं। तो उसके बाद हम उनको 3-4 महीने देखते हैं कि 3-4 महीने तक उन दवा का उस पर कोई असर हुआ या नहीं हुआ। असर होने से ज्यादा ये देखा जाता है कि कोई प्रतिकूल प्रभाव ना हो, कोई उल्टा असर ना हो, कोई रिएक्शन ना हो। अगर वो उतना सब सक्सेसफुल हो जाता है तब हम एक लार्ज स्केल पर ह्यूमन ट्रायल करते हैं, जिसको हम क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। तो उसमें अगेन हम मरीजों से अनुमति लेके उनका इलाज करते हैं। तो एक कोशिश तो ये हो रही है कि दवा बनाई जाए। तो इसके लिए भारत में हम प्रयत्नशील हैं और उम्मीद है कि सितंबर अक्टूबर तक एक नई वैक्सीन हमारे पास होनी चाहिए, अगर हम सारे ट्रायल पूरे कर लेते हैं तो। इसके अलावा हमारी कोशिशें हैं कि बहुत सारी मशीनरी को अगर हम इस काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कार का इंजन होता है, उसको हम वेंटिलेटर की जगह यूज कर रहे हैं। तो रिपर्पजिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें इससे लड़ाई लड़ने में तुरंत मदद कर रहा है। तो ये वेंटिलेटर का तो मैंने एक एग्जांपल दिया, लेकिन ऐसे कई सारे इक्विपमेंट हैं जिनको हम रिपर्पज कर रहे हैं। इसी तरह दवाइयों का भी रिपर्पज कर रहे हैं। जो दवाई मलेरिया में ली जाती थी, जो दवाई टीबी में ली जाती थी, क्या इसको हम इसमें ट्राई कर सकते हैं? उस पर भी काम काफी चल रहा है। इसके अलावा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी सैनिटाइजेशन की हम तरीके बनाएं जो बहुत ही सुगम हो और हमारे शरीर पर प्रभाव ना डाले। ऐसी हम कोटिंग चाहते हैं कि मान लीजिए टेबल के ऊपर या किसी भी सरफेस के ऊपर हम कोटिंग कर दें तो उसके ऊपर वो वायरस चिपक ना पाए। तो उस तरह की भी हमारा एक प्रयास है कि हम नए नए तरीके से वायरस की एंट्री को अपने उसमें रोक सकें। इसके अलावा क्योंकि आज की तारीख में सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा इस्तेमाल है, हम नए नए एप्लीकेशंस लेके आ रहे हैं ताकि उसको समझने में
उसकी जानकारी करने में हमें आसानी होगी। और जैसे आपने सुना ही होगा कि आरोग्य सेतु एक ऐसा ऐप है जिसको भारत सरकार शीघ्र ही मैंडेटरी करने वाली है कि अगर उस पर आपका हेल्दी दिखाता है तभी आपको किसी बिल्डिंग में प्रवेश करने दी जाए। तो ये एक संक्षेप में एक मैंने आपको बताया कि क्या क्या कोशिशें सर आम ये विज्ञान मंत्रालय। सर ये भी कहा जा रहा है कि जो आंकड़े हैं वो दिन ब दिन बढ़ेंगे, और क्या हमारे देश में जो पीपीटी किट हैं या वेंटिलेटर्स हैं, क्या उनकी मौजूदगी उतनी है कि अगर मामले और बढ़ गए, जैसे हम उम्मीद की जा रही है, जैसे कि लग रहा है पूरा हर देश ये कह रहा है कि शायद भारत अब दूसरे नंबर पर आ जाए। अमेरिका के बाद भारत की जो जनसंख्या है, या उस लिहाज से बात करें तो भारत का दूसरा नंबर काफी नजदीक नजर आ रहा है, क्योंकि आज का जो डाटा है वो 5वें नंबर का बता रहा है कि भारत अब 5वें नंबर पर आ गया। स्पेन को भी हमने पीछे छोड़ दिया है और हम 5वें नंबर पर आ गए। क्या हमारे पास वो डॉक्टर्स हैं, क्या हमारे पास वो वेंटिलेटर्स हैं, क्या हमारे पास वो पीपीटी किट हैं कि हम दूसरे नंबर पर अगर आ जाते हैं तो हम अपने आप को सुधार पाएंगे? क्या हम उस चीज से कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँ, मेरा पर्सनल लेवल पर ये मानना है कि जिस तरह से हमने इस समस्या को लिया है और जिस तरह से हमारे लोग आज की तारीख में मार्केट में, सड़क पर घूम फिर रहे हैं, हो सकता है कि हम दूसरे पे नहीं, शायद पहले नंबर पर पहुंच जाए। तो स्थिति बहुत बहुत भयावह है। आज की तारीख में हमारे अस्पताल पूरी तरह भरे हुए हैं। स्पेशली अगर हम बात करें दिल्ली की, बम्बई की, मद्रास की, तो हॉस्पिटल में जगह नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि हमें अपने अपने घरों में रहकर ही इलाज करना हो। तो दिल्ली सरकार बोल भी चुकी है। पीपीई, हाँ, सरकार बोल भी चुकी है। और पीपीई किट का बात यह है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। दो कारण है उसके। एक तो जब ये समस्या नहीं थी तो हमारे पास मास्क बनाने की क्षमता नहीं थी, मुश्किल से 1 लाख मास्क बनते थे। आज की तारीख में भारत में रोजाना 3 लाख मास्क बन रहे हैं, तो मास्क की चिंता नहीं। सिमिलरली हमने सैनिटाइजेशन के लिए, साबुन के लिए और डिटर्जेंट्स के लिए काफी सारी तैयारी कर ली है, उसकी भी कोई चिंता नहीं। मुख्य बात यह है कि हमारे जो आदमी है, हमारी जो जनसंख्या है, हमारा समाज का जो आम आदमी है, वो इस बात को समझे कि अगर हमें इससे लड़ना है, इस वायरस से लड़ना है जो हमें दिखाई नहीं देता। आपने शायद सभी ने वो मिस्टर इंडिया पिक्चर देखी होगी जिसमें मिस्टर इंडिया दिखाई नहीं देता और तरह तरह के कमाल करता है। यहाँ पर हमारा एक दुश्मन है जो बहुत छोटा है, माइक्रोब्स, और वो हमें परेशान कर रहा है। और लेकिन एक चीज जो सबसे अच्छी है कि बहुत ही स्वाभिमानी दुश्मन है, खुद नहीं आता है, हमारे बुलाने पर ही आता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें उसको बुलाना नहीं, और बुलाने के लिए, बचने के लिए जो सरकार प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है कि आप आपस में दूरी बनाए रखें, मुंह को कवर रखें, आंखों को अगर चश्मा लगाते हो तो बहुत अच्छी बात है। और एक और बात जहाँ पर मैं कहूँगा पीपीई किट का, कि अगर किसी के पास पीपीई किट नहीं है तो अब उसके घर में जो भी महिला है उसकी चुन्नी होगी, दुपट्टा होगा, नहीं तो अपनी बनियान होगी, आप किसी को भी बांध के जा सकते हैं। तो कोई शर्म की बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि आपकी जो माइक्रोब्स हैं आपके शरीर से जो निकलते हैं वो नहीं फैलने चाहिए। सर ये सारा दौर चल रहा है, सभी लोग पिछले 2.5 महीने से, या कहें 3 महीने हो गए अब, 3 महीने होने पर आए हैं और घर पर बैठे हैं लोग, डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। कैसे इस चीज को वो फेस करें, कैसे चीजों को वो लड़े? मतलब एक तरीके से कहें तो घर में 1 महीना अच्छा लगा होगा सबको, लेकिन वही चीजें रिपीटेडली करना, और शायद हेल्थ भी उतना बाहर भी नहीं निकल पा रहे, चलना फिरना भी कम हो रहा है। तो क्या लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस लेके आए जिससे कि वो थोड़े अपने आप को मोटिवेट कर पाए और अपने आप को फिट रख पाए? ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इस समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे हम डिप्रेशन से बच सकते हैं। डिप्रेशन से बचने का सिर्फ एक तरीका है, अपने आप को बिजी रखिए। और अगर आप किसी अच्छे काम में, किसी कंस्ट्रक्टिव काम में अपने आप को बिजी रखते हैं, उससे बढ़िया कोई चीज नहीं। हम में से हर एक किसी का एक छिपी हुई इच्छा होती है जिसको हमें कभी संवारने का मौका नहीं मिला। किसी को लिखने का शौक है, किसी को पेंटिंग का शौक है, किसी को गार्डनिंग का शौक है, तरह तरह के शौक हैं जो हम सिर्फ समय ना पूरा होने की वजह से नहीं कर पाते। तो सबसे सुंदर बात यह है
कि जब हमें समय मिला है तो हम उसका भरपूर फायदा उठाएं और उसको इस्तेमाल करें। विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूंगा, घबराएं नहीं। ये आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है पढ़ने के लिए। अगर जो जेई नीट की परीक्षा लिख रहा है उसके लिए भी, जिसको बोर्ड के पेपर खत्म करने हैं उसके एक्स्ट्रा टाइम है ये, जो बाकी बच्चों को पिछले सालों में नहीं मिला है। आपको 1 महीना और एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2 महीने और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो वो करें। जो तीसरी समझ बात आपने कही लाइफस्टाइल की, आज की तारीख में जब पार्क में जाना उतना अच्छा नहीं है, तो ये बहुत ही सुगम होगा कि हम अपने घर के अंदर ही कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें। सब योगा की बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो घर पर बैठकर की जा सकती हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। जिसके पास घूमने लायक जगह हो, अपने कॉरिडोर में, अपने घर के अंदर वो घूमना जारी रखें। कुछ कुछ काम फिजिकल जरूर करें और इस तरह आप अपने आप को डिप्रेशन से बचा सकते हैं। बहुत सारे ऑफिसेस में अब जबकि ये काम शुरू हो गया है कि आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, तो ऑनलाइन काम बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक ही समस्या है कि आप घंटों एक ही जगह एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं। तो उसमें भी ये जरूरी है कि हर 1 घंटे के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लें और थोड़ा चहलकदमी करें। इससे आप अपने आप को ठीक महसूस कर पाएंगे। सर, डब्ल्यूएचओ की तरफ, डब्ल्यूएचओ के आपके जो करीबी रहे हैं, शायद आपके बॉस रहे हैं, सर रहे हैं आपके, डॉक्टर हर्षवर्धन, आप चेयरमैन बन चुके हैं, तो उनका वहां जाना और भारत की तरफ से आपका प्रतिनिधि करना, मतलब क्या उनका वहां जाना भारत को एक बेनिफिट देगा? क्या नई चीजें वो करने जा रहे हैं वहां पर? आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ में जो उनकी गवर्निंग बॉडी होती है उसके अध्यक्ष के रूप में आज एक भारतीय वहां पर है, जो उसका मुखिया है, जो ये दिशा निर्देश दे सकता है कि आने वाले समय में डब्ल्यूएचओ को क्या क्या काम करना चाहिए। तो जो मुखिया होता है गवर्निंग बॉडी का, वो डे टू डे बेसिस पर डब्ल्यूएचओ में काम नहीं करता, बल्कि जरूरत पड़ने पर, नहीं तो साल में 2 बार नियमित रूप से वो देखते हैं कि डब्ल्यूएचओ ने क्या किया और क्या करना चाहिए। तो उसमें भारत की एक बड़ी भूमिका होगी। आज की तारीख में सिर्फ कोविड एक चैलेंज नहीं है। दुनिया के अनेक हिस्सों में कहीं इबोला की तकलीफ है, कहीं स्वाइन फ्लू की तकलीफ है। ये अभी खत्म, बीमारी जो भी आ जाती है वो खत्म एक साथ नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं चलती रहती है। लेकिन किस तरह दुनिया को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, ये एक उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन एक अहम भूमिका निभाएंगे। अभी डब्ल्यूएचओ के ऊपर जो सबसे बड़ी शिकायत है लोगों को, और जिसको लेके अमेरिका तरह तरह के बयान दे रहा है कि जब ये चीन में बीमारी सितंबर अक्टूबर में हो गई थी तो जनवरी तक क्यों नहीं बताई गई। ये एक गंभीर आरोप है, क्योंकि इसमें अगर हमें जनवरी में पता होता या सितंबर में जब ये हो गई थी, अगर तभी पता चल जाता तो शायद हम बेहतर प्रयास लेके उसको, उसकी जो फैलाव है उसको रोक सकते थे। लेकिन आज दुनिया के 213 देशों में ये बीमारी फैली हुई है, सभी अपने स्तर पर लड़ रहे हैं। सिर्फ 5 या 6 देश ऐसे हैं जो इससे बाहर निकल आए। लेकिन वो बाहर निकलना पूरी तरह नहीं है, क्योंकि जब तक दुनिया के किसी भी कोने में ये बीमारी है और वहां से कोई भी यात्री इसको अपने साथ लाता है, तो हमें उसको रोकने के, उसके क्वारंटाइन करने के पूरे इंतजाम करने होंगे। सर, आप इंटरनेशनल लेवल पर साइंस और टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी दूसरी कंट्री से आपका कोऑर्डिनेशन चल रहा है कि दोनों मिलकर रिसर्च कर रहे हैं इस पर, या फिर भारत अकेले ही कोविड के ऊपर रिसर्च कर रहा है? क्या प्रोसेस चल रहा है आप लोगों का? दुनिया में हम तरह तरह के बात कर रहे हैं। कई सारे वैश्विक प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ब्रिक्स, यूरोपियन यूनियन जैसे प्लेटफॉर्म पर भी हमने मिलजुल कर प्रयास किया है और हम नए कोविड पर रिसर्च कर रहे हैं। कुछ देशों के साथ, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ कल ही प्रधानमंत्री ने कल कल नहीं सॉरी 4 तारीख को प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई थी वहाँ के प्रधानमंत्री से, और उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम दोनों देश को कोविड पर मिलकर रिसर्च करेंगे। इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारा विचार चल रहा है। कई सारे हमने यूरोपीय देश मार्क किए हुए हैं। इसके अलावा हम कई सारे अफ्रीकी देशों को अपना
नॉलेज शेयर कर रहे हैं कि कैसे वो इस बीमारी से लड़ें। तो वैश्विक स्तर पर मैं ये कहूँगा कि हम पूरे कॉन्शियस हैं और हम मिलजुल कर इस लड़ाई में शामिल हैं। और जहाँ भी दुनिया में वैक्सीन बनती है पहले सभी देश मिलकर उसका फायदा उठाएंगे, ऐसी मेरी को आशा है। हम उसमें पूरी जोर से सहयोग कर रहे हैं और मिलजुल कर काम करने का फायदा ये है कि न केवल हमें समय की बचत होगी बल्कि हमारा कॉस्ट भी कम आती है, क्योंकि आधा काम कोई दूसरा करेगा, आधा काम दूसरा करेगा, तो कॉस्ट भी हमारी कम लगेगी और रिजल्ट भी हमें जल्दी मिलेगा। सर, एक तरफ जहां हम कोरोना से लड़ रहे हैं, वहीं अर्थव्यवस्था भी भारत की दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। पहले भी हम थोड़ा पिछड़े हुए थे, कुछ लंबे समय से चल रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट कितना पड़ने जा रहा है? क्या जो गवर्नमेंट की तरफ से 20 लाख करोड़ का जो पैकेज निकाला गया है, या फिर जो एमएसएमई वाला फॉर्मेट है, वो कितना हेल्प करने जा रहा है? और जो हम कह रहे हैं कि चाइना को एक तरफ मतलब चाइना को घरेलू उत्पाद, मतलब चाइना की सारी चीजें बंद कर देनी चाहिए और हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, उस दिशा में हम किधर जा रहे हैं? क्या ये पॉसिबल हैं चीजें, या फिर ये केवल अभी बातों में ही चल रही हैं सारी चीजें? देखिए, मैं बहुत कुछ तो नहीं कह सकता हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में, क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है। मैं अपने कुछ व्यक्तिगत विचार जरूर दे सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ कि हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। सबसे पहले तो ये है कि जान है तो जहान है। अगर जान ही नहीं बचेगी तो इकोनॉमी का क्या करेंगे आप? तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जहां पर हमें विचार करना चाहिए कि हमें अपनी सुरक्षा सबसे पहले करनी चाहिए। आज जब आप दिल्ली में देखते हैं या अलग अलग शहरों में देखते हैं कि बाजार खुल जाने से एकदम से भीड़ बाजार में उमड़ी है और हमने पर्सनल किट्स भी नहीं पहने हुए हैं, तो वो सब हमें नहीं करना चाहिए और हमें उससे बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे अगर हम मार्क करें कि हमारे 3 बड़े शहर दिल्ली, मुंबई और मद्रास, ये बहुत ज्यादा इसकी चपेट में है। अगर यहाँ पर हम सख्ती से लॉकडाउन करें, मैं फिर से कहूंगा ये मेरे व्यक्तिगत विचार, ये सरकार की नीति नहीं है, इनमें हम सख्ती से लॉकडाउन करें और अर्थव्यवस्था बाकी राज्यों के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि बाकी राज्य भी तो काम कर रहे हैं जहां पर इसका फैलाव उतना नहीं है, और हम 2-3 महीने के बाद उसको फिर से पकड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो मुझे ये लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि हमें इससे बचना जरूरी है। इकोनॉमी हमारी थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन उतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भारत में जो कंज्यूमर मार्केट है वो इतना बड़ा है कि वो इसको मरने नहीं देगा। नीचे तो जरूर गिरेगी। हो सकता है जैसे आजकल आप देखें हमारी खरीदारी का पैटर्न बदल गया है। हम जो है सिर्फ खाने पीने की चीजें ले रहे हैं, जरूरी चीजें ले रहे हैं, शौक की चीजें नहीं ले रहे हैं, जबकि इकोनॉमी जो है वो शौक की चीजों पे चलती है। और आज कोई नहीं सोच रहा कि मैं अपनी कार को कैसे बदलूं, पुरानी कार से ही काम चला लूंगा मैं, लेकिन इकोनॉमी के लिए वो घातक है, क्योंकि इकोनॉमी उससे नीचे होती है। तो थोड़ा सा हमारे खरीदने के पैटर्न में चेंज हुआ है। जहां तक आत्मनिर्भर बनने की बात है वो बहुत जरूरी है, और उससे ही भारत का भविष्य और भारत की इकोनॉमी सुधर सकती है। क्योंकि अगर हम ये निर्णय ले लें कि हम भारत में बनी हुई चीजों का ही इस्तेमाल करेंगे, तो उससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। जो हम लोग अपने यहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में लोगों को प्रोजेक्ट दे रहे हैं, किट्स बनाने के लिए, वेंटिलेटर बनाने के लिए, वेंटिलेटर रिपर्पस करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए, एप्स बनाने, हम सभी स्टार्टअप कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि एक नया इकोनॉमी में बूम आए। तो कहीं कहीं हो सकता है गिरावट हो, लेकिन अगर हम अपने खुद के उत्पादों पर भरोसा करें, उन पर काम करें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इकोनॉमी हमारी जो है फिर से आ पाएगी। सर, हमारे देश में अगर कहे जाता है तो चीन का सामान बहुत है। चीन की कॉस्ट भी काफी वो है, लो है, और क्वालिटी भी उनकी शायद हम कहें तो ठीक है। पहले जब कहते थे कि चाइना का आइटम ज्यादा नहीं टिकता, लेकिन कोरोना वायरस बहुत टिक गया। प्लस अब तो बहुत सी चीजें जो उनकी गारंटी बेस्ड होती हैं, उनकी कंपनियां भारत में स्टेब्लिश हो चुकी हैं। हमारे देश में मतलब ऐसा क्या एक फॉर्मेट है
कि हमारी कंट्री के लोग उनसे सस्ता सामान नहीं बना पाते? क्या साइंस और टेक्नोलॉजी उनके ऊपर कुछ कागजी कार्रवाई या टैक्स वगैरह ऐसी क्या कौन सी चीजें हैं कि वो बहुत सस्ती चीजें बना देते हैं और हम बहुत महंगी चीजें बना पाते हैं और ना ही वो क्वालिटी दे पाते, ना ही वो क्वांटिटी दे पाते? दो चीजें हैं। एक तो क्या कहते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है चाइना में, वो काफी सब्सिडाइज्ड है, जो हमारे यहाँ नहीं है। तो दूसरा क्या है कि वहां पर जब वो सामान बनाते हैं तो उसका जो क्वांटिटी होती है, जो साइज होता है, वो बहुत बड़ा होता है हमारे मुकाबले। और इसलिए हमारा जो है सामान जो है चाइना के मुकाबले में महंगा होता है। हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अपने कंपनियों को इस बारे में बराबर उत्साहित करते रहते हैं कि आप नए उत्पाद लेके आए, एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पर लेके आए, क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी एक दूसरा इशू है जिस पे आम भारतीय समझौता कर लेते हैं, जिस पर हमें समझौता नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आज की तारीख में हम पूछें तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको नया फोन खरीदना हो तो आप चीनी फोन खरीदेंगे, कोरियाई फोन खरीदेंगे, या फिर विदेशी। हिंदुस्तानी फोन कितने बाजार में है? तो क्योंकि उनकी गुणवत्ता और उनके दामों पर हमें उतना भरोसा नहीं है, या जब हम गुणवत्ता और पैसे को, कीमत को लगाते हैं तो हमें लगता है कि हमारे फोन पिछड़ गए हैं या हमारा दूसरा सामान पिछड़ गया है। यहाँ पर एक हमें चुनाव करना होगा, और ये हमारे लिए, क्योंकि ये सरकार नहीं कर सकती, ये एक समाज का आम भारतीय कर सकता है। कि चाहे, मुझे एक किस्सा याद आता है कि एक बार दो जापानी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे इंग्लैंड के, ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की। तो वो पेंसिल इस्तेमाल करते थे और पेंसिल बहुत ही जल्दी जल्दी टूट जाती थी। तो किसी अंग्रेज बच्चे ने उससे पूछा कि भाई तुम जो है यहाँ की लोकल पेंसिल क्यों नहीं इस्तेमाल करते, जापानी पेंसिल क्यों इस्तेमाल करते? तो उस बच्चे ने सिर्फ ये कहा कि अगर मैं भी जापानी पेंसिल इस्तेमाल नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तो मुझे तो जापानी पेंसिल इस्तेमाल करनी है, अपने देश में बना हुआ सामान लेना ही है। हमें धीमे धीमे अपनी वो आदत लानी होगी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी कि क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज वो ना करें। हमारे लोगों को चाहे बेशक वो थोड़ा सा महंगा चुभे, लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो मार्केट में निश्चित रूप से टिकेगा। सर, एमएसएमई के थ्रू आप लोग कैसे न्यू जो हैं हमारे युवा हैं, उनको कैसे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? जो आईआईटीएन हैं, जो अच्छे खासे मतलब प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं बट उनके पास पैसे की कमी है या फिर वो लोन नहीं ले पाते, कैसे उन लोगों को आप अप्रोच कर रहे हैं? और कैसे कोई मतलब एक प्रमोशनल आपका कोई प्रचार-प्रसार कर रहे हैं आप उस चीज़ को लेकर कि आएँ, लोग जुड़ें और हम आप उनको मदद करेंगे? हमारा एक प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं निधि, नेशनल इनिशिएटिव ऑन डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग ऑफ इनोवेशन। तो उसके तहत हम जो है दो स्तर पर, एक तो निधि निधि स्टूडेंट ग्रांट होती है, जिसमें जो हमारे फ्रेश पास आउट ग्रेजुएट्स हैं, अगर वो अपना कोई सपना पूरा करना चाहते हैं, तो अगर उनके पास कोई आइडिया है, कोई विचार है, तो उसको वो प्रमोट करना चाहते हैं, उसको करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। हम इंक्यूबेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। भारत में करीब 200 साइंस पार्क्स हैं, जहां पर जाकर वो अपना आइडिया 3 साल तक ट्राई कर सकते हैं कि क्या वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट चला सकते हैं। तो 3 साल का एक लंबा समय हम उनको देते हैं इंक्यूबेट करने का और अपने विचारों को कॉमर्शियल स्केल पे लेके जाने का। तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है थीम का। आप किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी प्रोडक्ट में अपना आइडिया लेके अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं और काम शुरू कर सकते हैं। तो आज की तारीख में हमने क्या किया हुआ है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर हमने इंक्यूबेशन सेंटर खोले हुए हैं जो हमारा डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है। तो अगर आप देखेंगे तो कि कहीं भी आपको 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाना होगा, आपको कहीं ना कहीं साइंस पार्क मिल ही जाएगा। उसी में दूसरा श्रेणी है टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, टीबीआई, जहां पर हम वही काम बड़े स्तर पर करते हैं। इसमें दोनों ही जगह सरकारी सहायता मिलती है, और सरकारी सहायता जो होती है वो आपको ग्रांट के रूप में दी जाती है और आपको फैसिलिटी के रूप में दी जाती है।
उसके साथ साथ आपको एक मेंटर दिया जाता है जो आपको बता सकता है कि अगर आप इसको ऐसे करोगे तो ये नुकसान हो सकता है और ये फायदा हो सकता है। तो मेंटरशिप भी हम सपोर्ट करते हैं। सर कुछ एक दो सवाल आपसे और लेना चाहूंगा, बहुत टाइम ले लिया मैंने आपका। पहला कि कब तक हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं और कब तक ये कोरोना हमारे देश से खत्म हो सकता है? जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हम लोग इसकी दवा पर काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि निकट भविष्य में हमें इसकी वैक्सीन मार्केट में लाने में सफलता मिल जाए। लेकिन जब तक हमें ये सफलता नहीं मिलती, ये हो सकता है हमें सितंबर अक्टूबर तक मिल जाए या थोड़ा और समय लगे, शायद इस साल के अंत तक, जब तक हमें ये वैक्सीन मार्केट में आती है। उसके बाद तब तक तो हमें इससे इसी तरह लड़ना है। फिजिकल डिस्टेंसिंग मेन इक्विपमेंट है हमारा और पीपीई किट हमें इस्तेमाल करने हैं। उम्मीद ये करते हैं कि एक बार ये दौर निकल जाए और मार्केट में वैक्सीन आ जाए तो धीमे धीमे हम इसके ऊपर विजय पा सकते हैं। कल ही टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था जिसमें गणितीय गणना के अनुसार ये कहा गया था कि सितंबर तक हमें काफी उम्मीद है कि हम इससे बाहर आ जाएंगे। सर लेकिन ये गणना है, कोई जानता नहीं है कि पक्का कितना समय लगेगा या कितना वो होगा। उम्मीद है कि सर मैंने भी हम एक इससे आर्टिकल पढ़ा, था, उसमें थोड़ा डिफरेंट था कि जो वैक्सीन बनती है वो काफी लंबा समय लेती है, करीबन जी अगर छह उनको से 6 महीने से 1 साल तक। जी सर। तो अभी थोड़ा अगर लंबा समय जाता है, 6 महीने 1 साल जाता है, तो जो हमारे अभी लोग घर पर कहें बंद पड़े हैं और वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो कैसे अपने आप को जब तक वैक्सीन ना आ जाए, जब तक कोई दवा ना आ जाए, जब तक कोई इसका सॉल्यूशन आ जाए, तब तक कैसे अपने आप को इस चीज से फाइट करें? बस ये लास्ट सवाल नहीं, था। तब तक जैसे मैंने कहा अपना व्यक्तिगत बचाव ही सर्वश्रेष्ठ है और कोई कुछ नहीं है। भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, अपना मास्क लगाएं, अगर किसी को पकड़ना है तो ग्लव्स पहने, नहीं तो अपना काम करें। थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आज की तारीख में बस है लेकिन बहुत कम बस है, मेट्रो नहीं है, तकलीफें हैं। लेकिन हम पूरे, मुझे लगता है हम भारतवासी अगर चाहें तो उससे लड़ सकते हैं सर एक मिलजुल कर। लास्ट सवाल, कोरोना अगर खत्म हो गया तो हमारी जिंदगी में और क्या क्या परिवर्तन आने की आप सोच रहे हैं? क्या उम्मीद है? कैसा मतलब ये एक थोड़ा बहुत इसमें पॉजिटिव भी बहुत लोग देख रहे हैं क्योंकि जंक फूड बंद हो गए, बाहर पॉल्यूशन और पॉपुलेशन दोनों में थोड़ा बहुत कंट्रोल आया है, चीजें बहुत सी हुई है जो हम नहीं, लोग पॉजिटिव वे में भी देख जो सकते हैं। आजकल एक नया शब्द इस्तेमाल में आया है वो है न्यू नॉर्मल्स, जी कि किस तरह हमारी जिंदगी बदलेगी। तो जैसे आपने कुछ बताया कि एक तो हम लोगों का आना जाना जो है काफी सीमित हो जाएगा और जो लोग ऑनलाइन काम कर सकते हैं वो ऑनलाइन काम करेंगे। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो जरूरी नहीं आपको दफ्तर में हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन जाना हो। आप हफ्ते में एक दिन जाके अपनी रिपोर्ट देके अपने बॉस से मिलकर सारा काम कर सकते हैं। अगर आप इसकी साइकिल देखें तो क्या होगा कि आपकी ना जाने से या तो तेल की खपत कम होगी या ट्रेन पर लोड कम पड़ेगा और धीमे धीमे हमारा जो पॉल्यूशन जो अभी हमारा खत्म हो गया है, जिसकी दिल्ली में कभी हमने सोचा नहीं था, कभी कल्पना नहीं की थी, आज नीला आकाश और रात को काला आकाश हमें दिखाई देता है, वो फिर से दिखाई देने लगा है। कल परसों चंद्रग्रहण जब हुआ तो लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से, मतलब जो उसके इच्छुक थे उन्होंने अपने कैमरे से पिक्चर भी निकाली है। कहने का मतलब ये है कि हवा हमारी साफ हो गई है, आना जाना हमारा कम होगा, समय बहुत होगा। क्योंकि अगर हम आएंगे जाएंगे नहीं तो पहले जैसे हमें पूरे दिन में 2 मीटिंग करने में, आने जाने में टाइम ज्यादा लगता था, मीटिंग में टाइम कम लगता था। अभी क्या है, क्योंकि आपको अपने दफ्तर से, अपने घर से, जहां जहां भी आप हैं वहीं से मीटिंग करनी है, कहीं भी हो, तो समय हमारे पास अधिक उपलब्ध होगा जो जिसका हमें इस्तेमाल करना है। कुछ चीजें हैं जो हम कम नहीं कर सकते, जैसे कि हमारी ट्रेन सर्विस है, हमारा बस सर्विस है, या जो भी फील्ड जॉब में है उनको जाना ही पड़ेगा। लेकिन
काफी सारा लोड जो सिर्फ ऑफिस जाकर कुछ करता है वो कम हो सकता है। चलिए सर, थैंक यू अपना इतना कीमती समय डेली डायरी को देने के लिए। थैंक यू सर। नमस्कार सभी को।